द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, दोस्तों, मैंने कल जो वीडियो बनाया था वो चुनाव परिणामों की मतगणना प्रारंभ होने के करीब 3-4.5 घंटे बाद बनाया था और उसमें मतगणना के अंतिम परिणामों की बहुत कुछ झलक आ चुकी थी और वही परिणाम रहे जो उस वक्त चल रहे थे और बाज़ारों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, बहुत तेज़ी से बाज़ारों में गिरावट आई। लेकिन कल का वीडियो मैंने इसी बात के लिए बनाया था कि कहीं आप घबरा के कोई बेच ना जाए उन भावों में। ये ऑपरेटर्स की चालबाजी है। स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि ये ठीक है कि मेजोरिटी बीजेपी की कम आई है, बीजेपी का अपना खुद का मैंडेट क्लियर नहीं आया है, लेकिन उसके उपरांत भी सरकार बीजेपी बनाएगी, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, ये बात स्पष्ट हो गई थी क्योंकि इनको बहुत कम सीटों की आवश्यकता थी और वो जो विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है उसको बहुत ज़्यादा सीटों की आवश्यकता है, उनकी उतनी उपलब्ध भी नहीं है। और ये जो दोनों दल हैं, जो एनडीए के जो मुख्य घटक दल हैं, ये सदैव बीजेपी के साथ ही रहे हैं करीब करीब। अटल जी के टाइम भी साथ थे, अभी भी साथ हैं। तो मैंने आपको कहा था कि भाई ये कुछ ही टाइम में सेटल हो जाएगा, घबराए नहीं, और वो हो गया। आज हो गया। पूरी रात में सुबह जो भी था, मतलब ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, इन्होंने साफ कह दिया है। चंद्रबाबू नायडू का तो मैंने स्टेटमेंट मोबाइल पे पढ़ लिया है, टीवी पे पढ़ लिया है। उन्होंने कह दिया हम कहीं नहीं जाएंगे, हम एनडीए में ही रहेंगे और हम कल दिल्ली जा रहे हैं, यानी आज के लिए कि हम दिल्ली जा रहे हैं, चर्चा करेंगे इस विषय पे। और कल्याण, जो पवन कल्याण है, उसके साथ भी उन्होंने रात्रि को बैठक करके सब कुछ फाइनल कर लिया। ये बातें सब बाजार को पता है। और नीतीश कुमार जी ने भी अपने जो वरिष्ठ पार्टी के साथी हैं उनकी मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में वो निर्णय लेंगे कि भाई दिल्ली में बात क्या करनी, और कोई बात नहीं करनी, एनडीए को सहयोग देना है, ये फाइनल है। और बात क्या करनी, ये बात है। तो अब आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो ना, तो प्लीज़ इसको पूरा, मतलब वीडियो को पूरा देखें। आप टिप के तलाश में रहते हैं, टिप से कुछ नहीं होना। मैं आप लोगों को इतना सक्षम बनाना चाहता हूँ कि आप खुद टिप तलाश करने की, बाजार में ये निर्णय लेने की स्थिति में हो किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, किस में। मैं किसी से टिप नहीं ली, मैंने आज तक नहीं ली। मैंने खुद पर अपने बलबूते पर सब कुछ किया है जो कुछ किया है। और ये टिप जो हैं सब फर्जी होती हैं। अभी सुबह ही मैंने कभी ये CNBC पे, जी बिजनेस पे, ET नाउ पे, इन पे कई एक्सपर्ट जो अपने आप को क्लेम करते हैं वर्ल्ड लेवल एक्सपर्ट, उनकी सबकी कमेंट्स पढ़ ली। उनके परिणाम भी मैं बताऊंगा आपको क्या रहे, उस कमेंट्स के परिणाम क्या रहे हैं मैं बताता हूं अभी। तो सवाल ये है कि आज का हमारा वीडियो ये होगा कि एनडीए क्या, कि जो थर्ड, मतलब गवर्नमेंट होगी, एनडीए थर्ड होगा, वो देश की अर्थव्यवस्था में के प्रति क्या नीति रखेगा, उदारीकरण के प्रति क्या नीति होगी, औद्योगिकरण के प्रति क्या नीति होगी। और जो नए सेक्टर शुरू किए थे मोदी जी ने, डिफेंस का था, अल्टरनेट एनर्जी का था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का था, और ये सब जो सेक्टर्स नए शुरू किए थे उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में क्या होगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, ये सारी बातें, ये इन पर विचार करेंगे फिर। और अभी आज जो घटक दलों के साथ, जो सहयोगियों के साथ एनडीए की बैठक होगी, मोदी जी की सहयोगियों की, जो एनडीए के जो दूसरे घटक दल के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं, हेड्स आ रहे हैं, उनसे बातचीत होगी। और उस बातचीत में यही निर्णय होगा कि भाई क्या तो पोर्टफोलियो हो, पोर्टफोलियो के बारे में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तय हो जाएगी ये बात, मोटे रूप में तय हो जाएगी, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आखिरकार एक मोटे रूप में एनडीए का एजेंडा क्या हो, क्योंकि हर घटक दल ने अपना अलग से एजेंडा भी जारी किया है, अलग से संकल्प पत्र जिसको कह सकते हो आप, वो भी अलग से जारी किया है, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नीति अलग से, हालांकि मिलती जुलती पॉलिसीज हैं। चंद्रबाबू नायडू एक बहुत ही खुले दिमाग के व्यक्ति हैं,
जिन्हें जब पूरा संयुक्त आंध्रा था, आंध्रा की सब सूरत बदली थी। आज आंध्रा के अंदर ये जो आईटी हब और ये जो फार्मास्यूटिकल हब दिखाई देता है, दिस इज ड्यू टू चंद्रबाबू नायडू। ही चेंज द एंटायर शेप ऑफ आंध्र प्रदेश। ही ओपन दी ऑल द डोर्स फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। ही इज ए वेल हाईली क्वालिफाइड मैन, बिल्कुल खुले दिमाग के हैं। और वो एक कैपिटल सिटी भी बना रहे थे, जिसको ये जो जगन रेड्डी है इसने आके रोक दिया था। अब वो दोबारा से चालू हो जाएगा, द्वार खुल जाएंगे डेवलपमेंट के। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को पूरा सुनें। और एक जब घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई जाती है, उनका सहयोग आवश्यक होता है, तो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बन जाता है। और उस मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में ख़ास तौर से ये जो बनेगा एजेंडा, इसमें ख़ास तौर से जिन विषयों पर चर्चा होगी वो विषय मैं बताते हूँ। विषय इसके अलावा कुछ हो नहीं सकते। वो विषय ये हैं कि सोशल सर्विसेज पे, ख़ास तौर से सामाजिक सेवाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे पेंशन के मुद्दे पे क्या हो, विडोज़ हैं, असहाय हैं, हैंडीकैप्ड हैं, वृद्ध लोग हैं, इन लोगों को जो कमा नहीं सकते उनको कितनी तक पेंशन दी जाए, उसके प्रति क्या नीति हो, कितने आय वर्ग तक के लोगों को वो पेंशन दी जाए, इस पर चर्चा हो सकती है मोटे रूप में। मेडिकल सर्विसेज, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के संबंध में जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनका किस तरह से एक्सटेंशन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, किसको फ्री सुविधाएं दी जाएं, किसको नहीं दी जाएं, हॉस्पिटल्स में दवाएं किस लेवल तक की दवाएं प्रोवाइड की जाए, ये एक मोटे रूप में तय हो सकता है। फैसिलिटी टू एससी एसटी राजनीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, पहलू है। इस देश की पूरी राजनीति एससी एसटी पर टिकी हुई है। तो इनको और क्या सुविधाएं दी जाएं, काटने का तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन और एडिशनल फैसिलिटीज़ क्या दी जा सकती हैं, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। अनदर थिंग, एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, भाई किस एज तक के लोगों को फ्री शिक्षा दी जाए, कौन सी क्लास तक फ्री शिक्षा दी जाए, और किस क्लास तक फ्री शिक्षा दी जाए, किस तरह की शिक्षा दी जाए, प्रोफेशनल एजुकेशन हो या मॉरल एजुकेशन हो, हिस्टोरिकल एजुकेशन हो, डॉक्टरेट का मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किस तरह किया जाए, उसके बारे में क्या पॉलिसी हो, इंजीनियरिंग कॉलेजों का विस्तार किस तरह किया जाए, टेक्नोलॉजी का विस्तार किस तरह किया जाए, एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किस तरह क्या किया जाए, और इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या किया जाए, इसके बारे में विचार मोटे रूप में होगा। फार्मर्स, ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है इस देश में, और हर देश में हो सकता है। किसान इस हर देश की आधारशिला है, खाने पीने का इंतजाम करता है, खाद्य पदार्थ उत्पन्न करता है, लोग उसी के पीछे हैं। आप और हम भी भोजन उसी से कर रहे हैं जो वो उत्पादन करता है। तो फार्मर्स को जो ये एमएसपी का मामला चल रहा है, इस पर क्या होगा। फिर आप देखिए उनको खाद बीज किस रेट पे दिया जाए, और सिंचाई की सुविधाएं कब तक दी जाएं। किसानों को जहां पर सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं और दी जा सकती हैं, उसके लिए क्या इंतजाम किया जाए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने लघु कृषक सिंचाई योजना लाए थे, और उसमें आपको ध्यान हो जो सोलर पंप्स प्रोवाइड किए थे, और वो सोलर पंप्स जो थे वो शक्ति पंप्स बनाता है, उसके भाव बहुत बढ़ गए थे सोलर पंप्स के। तो उस तरह की सुविधाएं क्या की जाए किसानों के लिए। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। रिवर इज ए स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट दोनों का है, मतलब ये सब्जेक्ट दोनों का सब्जेक्ट है। तो नदियों के पानी का बंटवारा कैसे हो। भाई मान लीजिए एक नदी है 5 राज्यों में से गुजर रही है, तो कुछ था बंटवारा ऑलरेडी है, डिसाइडेड है, कोर्ट तक से डिसाइडेड है, ट्रिब्यूनल्स बैठ चुके हैं, उनसे डिसाइडेड है, कैबिनेट से डिसाइडेड है। लेकिन जहाँ कोई थोड़े बहुत डिस्प्यूट होंगे उनको निपटाने के लिए क्या किया जाए। नर्मदा जल विवाद था, फिर कावेरी जल विवाद था, ये बरसों चले हैं, इसके बारे में क्या पॉलिसी। अब आता है नंबर एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट के बारे में सरकार को क्या नीति रखनी चाहिए, और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको टाइम, जो डिज़र्व करते हैं, काम करना चाहते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उसके दौरान क्या किया जाए।
तो उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हो जाएगी। और मैं समझता हूँ इसका विस्तृत चर्चा का एक ही तरीका है कि सरकार में तो देखिए जितने पद हैं उतने हैं, उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, वैकेंसी निकाल दी जाएंगी, अपॉइंटमेंट कर दिए जाएंगे, दैट्स ऑल। धीरे धीरे समय लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो। लेकिन सरकार सारे जो बेरोजगार लोग हैं, जो शिक्षित हों चाहे अशिक्षित हों, चाहे ब्लू कॉलर हो चाहे वाइट कॉलर हो, वो सब सरकार में तो सारे लग नहीं सकते। तो एम्प्लॉयमेंट जो शॉर्टेज आ रही है, उस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए सरकार क्या करे, उस पर यही तय होगा। एकमात्र जवाब ये कि साहब औद्योगिकरण किया जाए, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, सिविल एविएशन, लॉजिस्टिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है उसको बढ़ाया जाए, तो अपने आप मतलब एम्प्लॉयमेंट की डिमांड आएगी। काम तो आदमी करेंगे, उनमें कोई आवाज़ से थोड़ी काम होगा। तो इसका जवाब मोदी जी के पास सिर्फ एक ही है भाई, उसके लिए मैं आई एम डूइंग माई बेस्ट। एंड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर रिवाइवल शुरू कर दिया, बहुत कुछ हो भी चुका है। PLI स्कीम है, PLI स्कीम जो है उसको एज इट इज रखा जाए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विल कंटिन्यू, इट इज ए कमिटमेंट ऑफ मोदी सरकार टू द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रियलिस्ट। नंबर 2, सब्सिडीज, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है। सब्सिडीज है, चूंकि गैस तेज हुई, क्रूड ऑयल पेट्रोल तेज हुआ और डीजल तेज हुआ, इन पे सब पे सब्सिडी थी। तो वो जो सब्सिडी है, शायद ये सब्सिडी तो यूपीए गवर्नमेंट ने हटा दी थी, मतलब डीजल पे से हटा दी थी, शायद ये पेट्रोल पे से तो ऐसा था, कुछ हटा दी थी, मतलब कुछ आकर के एनडीए गवर्नमेंट हटा दी। और जस्टिफाइड भी है। एक अरबपति आदमी अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है, उसको काहे का सब्सिडाइज पेट्रोल, मतलब आप ही बताइए कहाँ जस्टिफाइड है। मतलब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की गाड़ियाँ हैं, उनकी कारों में पेट्रोल डलता है, कहाँ मतलब जहाँ पैसा उगल रहा है उनको किस बात का सब्सिडाइज पेट्रोल। रहा सवाल गैस का, ये आम आदमी का विषय है, इसके बारे में भी हो सकता है कोई विचार विमर्श किया जाए। और अप टू सम एक्सटेंट, जैसे उज्ज्वला योजना में मोदी सरकार ने गैस दी थी फ्री, तो उसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, उसको थोड़ा और लिबरल कर दिया जाए, हो सकता है। हाउसिंग की स्कीम जो मोदी जी ने चला रखी है, दैट इज बेस्ट इन नेचर, अपने आप में यूनिक है। मतलब गरीबों को जो सड़क पर पड़े थे, जो सड़क के किनारे पल्ली ताड़ करके सो रहे थे, जो कच्ची बस्तियों में झोंपड़ियों में बुरी तरह रह रहे थे, कोई जगह नहीं थी, ना पानी की सुविधा थी, ना हवा की सुविधा थी, ना सड़क थी, ना बिजली थी, कुछ नहीं था, बहुत बुरा हाल था। उनको मोदी जी ने मकान दिए। तो उस संबंध में बिल्कुल एडुकेट संबंध है, और कोई छोटा मोटा अमेंडमेंट होगा तो कर लेंगे बाद में विचार। अब इस विषय में तो मैं समझता हूँ ये जितने भी विषय हैं मोटे रूप में बातचीत हो जाएगी, और फिर बाद में एक होगा मिल बैठ के निपटा लेंगे। इसमें कोई भी आपस में डिफरेंसेस होंगे। कैबिनेट में कोई भी चीज़ रखने से पहले ही प्रैक्टिकली अगर कोई घटक दलों की सरकार है तो उन सबसे बातचीत करके निपटा लिया जाता है महत्वपूर्ण मुद्दे को। अब जो डेफर हो सकते हैं वो डेफर क्या होंगे कि एक तो यूसीसी का मुद्दा डेफर हो सकता है, जो एक्ट लाने वाली थी सरकार, यूनिफाइड कॉमन सिविल कोड, वो अब शायद मेरा ख्याल ताक पर रख दी जाएगी। ये बात अलग है कि बीजेपी शासित राज्यों के अंदर उसको लागू कर दिया जाए, और हो सकता है घटक दल ये भी कहेंगे इसको आप लागू मत कीजिए, ये जस्ट पॉसिबल। नंबर 2 बात, एक जाति आधारित मतगणना का भी बात चल रही है। जाति आधारित मतगणना में हो सकता है कि नीतीश जी एक दबाव डालें कि जाति आधारित मतगणना करो, चूँकि दिल्ली आए भी थे ज्योति तेजस्वी यादव और ये जो मतलब नीतीश कुमार जी है, ये दिल्ली आए थे, मतलब मोदी जी से बात भी की थी, और इन्होंने मना करने के बावजूद अपने स्तर पर ही राज्य सरकार के बिहार के अंदर मतगणना का ये जो जनगणना, जातिगत जनगणना शुरू भी करवाई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से सामने नहीं आ पाई, हो नहीं पाया वो काम पूरा, शायद कोर्ट का स्टे आ गया था उस पर। तो ये सारी बातें होंगी। रहा सवाल जो अब मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन मुद्दा ये है अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। अब इसमें क्या होगा सर? मैं समझता हूँ ये मुद्दा अनटच्ड रहेगा, क्योंकि अटल बिहारी सरकार में भी ये दोनों जो घटक दल हैं, ये दोनों पार्टनर थे, सही अलायंस में थे ये दोनों, इन्होंने कहीं भी कोई रोक टोक नहीं की थी। अटल जी ने उद्योग व्यापार के क्षेत्र में, निर्यात आयात के क्षेत्र में जो भी निर्णय लिए थे वो इनको स्वीकार्य थे, और कोई भी नहीं कहेगा कि हमारे देश के अंदर बाहर से माल आवे, और आवे तो वो आवे जिसकी हमारे पास कमी है, उस एक्सटेंट तक वो आ जाए, मतलब लेकिन वो भी रीजनेबल रेट पे आवे। मतलब अनदर थिंग, रॉ मटेरियल चाहिए कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, आएगा। देश
रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट बनाना चाहती है बनाइए आप। इलेक्ट्रॉनिक्स में कल मोदी जी ने साफ कह दिया कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स के जरिए, ग्रीन हाइड्रो, अल्टरनेट एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनके जरिए देश का विकास करेंगे। हम देश को हम ऊपर उठाएंगे, विकास की गति चालू रखी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गति चालू रखी जाएगी, पर्यटन के विकास की गति चालू रखी जाएगी। ये सारी बातें मोदी जी ने साफ साफ कह दी है रात को मीटिंग में। और मैं ये देखने के लिए मैं उनका भाषण सुन रहा था कि कहीं उनका आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं था। एक ऐसा ईश्वरीय वरदान प्राप्त व्यक्ति है, एक तपस्या से सधा हुआ व्यक्तित्व है, साधक है ये व्यक्ति, महान है, कि कहीं कोई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं थी, क्योंकि उनको कोई पद की को परवाह नहीं है, कोई लालसा नहीं है उस व्यक्ति को। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, कुछ लोगों ने गलत फहमी में आकर के इनको वोट दे दिया, मतलब इनके खिलाफ वोट डाल दिया। वो समझ का फर्क हो सकता है, इस बारे में चर्चा करना जरा ठीक नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। कोई कहेगा खराब है, कोई अच्छा है, लेकिन देश के लिए अच्छा है। सवाल यह है कि इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को चलाया जाएगा, डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। ये कहा है उन्होंने, डिफेंस सेक्टर का भी नाम लिया है। डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनको आगे बढ़ाया जाएगा। अल्टरनेट एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाया जाएगा। खूब खुल के किया जाएगा इसमें काम। और सब्सिडी क्या दी जाए, कैसे दी जाए, ये भी तय कर लिया जाएगा। फर्टिलाइजर, किसानों को जो सब्सिडी देनी है फर्टिलाइजर पे, खाद पर, बीज पर, ये मुद्दे बहुत कुछ तय हैं ऑलरेडी। लेकिन और कोई छोटी मोटी बात हो जाएगी। और सरकार के पास में जो अब रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज भी इतने कम नहीं है, क्योंकि सरकार का जो GDP बढ़ता जा रहा है, सरकार की जो नेट जो टैक्स कलेक्शन है GDP का है, डायरेक्ट टैक्स का, वो बढ़ता जा रहा है। 15-20% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आप देख लीजिए, कंपनी के अंदर ही 15-20% की बड़ी कंपनी में कोई ग्रोथ आती है, उस कंपनी के भाव बढ़ना शुरू हो जाता है शेयर। तो ये जो सरकार है, इतनी बड़ी सरकार में इतने बड़े टैक्स स्ट्रक्चर में 15-20% की ग्रोथ आना, इट इज़ रिमार्केबल। तो इसलिए कोई ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेक्टर चालू हैं चालू रहेंगे, और जिनके अंदर ग्रोथ सरकार प्रयासरत है उसमें चालू रहेगा। डिफेंस सेक्टर बिल्कुल टनाटन चलेगा। और ये बात ज़रूर है कि आप जो करते हैं, जो लोग करते हैं, अंधाधुंध करते हैं, बाज़ार के कहने में आके करते हैं। और ये जो एनालिस्ट महोदय भी आते हैं, कभी रेल विकास निगम के लिए कहेंगे 600 रुपये हो जाएगा, कभी RVNL के कहेंगे 800 रुपये हो जाएगा। इनमें वही हुआ जो मैं कहता था, क्योंकि इनके पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, ना इनकी कोई बहुत परफेक्ट, मतलब कॉम्पिटिटिव, इनमें कोई कॉम्पिटिटिव क्षमता ही नहीं है। जैसे L&T आज दुनिया के किसी भी देश के अंदर टेंडर दे सकता है, किसी भी दुनिया के किसी भी कॉर्पोरेट को टेंडर दे सकता है, उसके अंदर L&T को कोई परेशानी नहीं। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, ये खाली विद इन इंडिया काम कर सकते हैं ये लोग। इनके पास कोई डाटा बैंक नहीं है, मैं आपसे बताऊँ। और जो इंजीनियर्स हैं वो सरकारी एम्प्लॉई हैं। सरकारी एम्प्लॉई की देखो काम करने की, वो काम करना भी चाहता है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं, मतलब वो काम नहीं कर सकता। उसको नियमों के दायरे में रह के काम करना पड़ता है, और नियमों को बदलवाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक छोटी सी बात के लिए भी सेंट्रल कैबिनेट तक जाना पड़ता है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनमें मत जाइए, और प्राइस चीज़ों में मत जाइए जिनके अंदर एक पब्लिक पॉलिसी से अफेक्टेड है, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, मत जाइए आप उसमें। जैसे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मत जाइए आप इनमें। आप जो कोई कितना भी कहे, कितना वैल्यूएशन उचित है, आप क्यों लगाते हो उनमें, क्यों रिस्क लेते हो? अप्लाई इन दी एश्योर्ड मार्केट। अब आज जैसे मैंने मजगांव डॉक के शेयर खरीदे, मैंने एनालाइज भी किया था इसका, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ भाई, मैंने खरीदे, मैं ये बता रहा हूँ, मेरा डिस्क्लोजर है ये। अडानी पोर्ट खरीदा है हम, और ये मतलब ये जो अडानी मतलब अंबुजा सीमेंट खरीदा है मैंने। आई हैव इन्वेस्टेड इन दीज थिंग्स, और अच्छी क्वांटिटी में। मेरा कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कोई 150 शेयर 25 शेयर खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं। आई एम बाइंग इन बल्क। आप मेरे से परिचित नहीं है, देन व्हेन एवर यू नो मी, आखिर 42 साल की मेरी साधना और तपस्या है, तो आप निश्चिंत रहें, सारे सेक्टर्स मतलब सही चलेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ठीक ठाक चलेगा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि बहुत चल चुका है और शेयर भी बहुत महंगे हो चुके हैं। टाटा मोटर का जहाँ तक सवाल है, टाटा मोटर भी थोड़ा सा मैनेजमेंट ने जो कहा है उस हिसाब से थोड़ी शीतलता रहेगा, थोड़ा कूल डाउन रहेगा ये, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद ठीक हो जाए। उसमें चर्चा करते रहेंगे, बार बार एनालाइज करते रहेंगे। तो और आप देखिए, मतलब जो मजगांव डॉक का शेयर है वो 3800 रुपये हुआ है।
तड़ातड़ मैंने तो सुबह बैठते ही खरीद लिया था। I have taken a bold decision because I am risk averting. I have got a very good risk averting capacity. इसलिए ये सब सेक्टर चलेंगे, लेकिन संभल के काम करने की आवश्यकता है। आप ये नहीं कोई आदमी टीवी पे आके कह गया है, कोई मोबाइल पे आ गई कोई बात है, या कोई अखबार में आ गई कि साहब फला कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। अरे भाई बढ़िया तो कर रही है, लेकिन ये तो देखो क्या पोजीशन है इसकी। कह दे साहब 750 शेयर 100 शेयर खरीद लो, 7 पीढ़ी काम आई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब whatever you want to buy, you have to buy after a thorough checking and thorough examination. उसके हर पहलू को एग्जामिन कीजिए। इसकी इक्विटी कितनी है, इसके ऊपर डेट कितना है, इसकी ग्रोथ कितनी है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका आइटम क्या है, और इसके पास ऑर्डर बुक क्या है, मार्केट में इसकी रेपुटेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को चेक करके खरीदिए आपने। ये नहीं चाहे जा लट घुमा दिया, ये लॉस मेकिंग काम। इसीलिए इन्वेस्टर बर्बाद होते हैं कि अंधाधुंध किसी आदमी XYZ के कहने से खरीद लेते हैं और वो बर्बादी का रास्ता होता है। बाजार है तो इसमें बुलबुले उठेंगे, ओपन इकोनॉमी है, ओपन मार्केट है, और सरकार रोक भी नहीं सकती इसको। ये आप पर छोड़ा है, आप समझदारी से काम लीजिए। आपको कोई बाध्य भी नहीं कर रहा है कि आप ये शेयर ही खरीदिए। नहीं, यू आर ओपन टू परचेज और सेल व्हाट एवर यू लाइक, यू कैन टेक एनी डिसीजन यू लाइक। बट मार्केट में एक्सपर्टी भी उपलब्ध है। लेकिन मेरी जितनी बातें मैंने भी बताई, इतनी खुलकर कोई बात नहीं बताएगा। और ये जो सरकार है, ये सरकार खाली सरकार नहीं बदल रही है। मैं आपसे बताऊँ, मैंने कल भी कहा था कि अटल बिहारी सरकार जो थी 2004 में हट गई थी, चुनाव हार गई थी, और ये सोनिया जी की और सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी। सोनिया जी की थी वो सरकार, मनमोहन जी की नहीं थी। वो मानिए तो खाली एक मतलब वो थे, बराए नाम थे। उसके बावजूद भी जो अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, उनका इफेक्ट 3 साल तक रहा था, और चला 2007 तक चला था भाई। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि एकदम बत्ती बुझ जाएगी। ए वेरी डायनेमिक गवर्नमेंट इज कमिंग, और मोदी जी और अच्छा काम करें, क्योंकि उनके सामने चैलेंज आ गए, एक चुनौती आई है। सोशल सेक्टर पे भी काम अच्छा करेंगे, आर्थिक मोर्चे पे अच्छा करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे अच्छा करेंगे, गरीबों के प्रति अच्छा करेंगे, मजदूरों किसानों के प्रति अच्छा करेंगे, तो सारा काम होगा, एजेंडा बनेगा। एक रिवाइज जो चुनाव में घोषणा पत्र था उससे भी बेहतर काम होगा। मतलब इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रेस्ट एश्योर, आप हिम्मत करके, लेकिन इन्वेस्टर बनिए, सटोरिए ज्वारी मत बनिए। इंट्राडे और ये जो मतलब स्विफ्ट क्या कहेंगे, मतलब स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन से बेच दिया खरीद दिया, इनसे कुछ भी नहीं आना है। आपकी जेब खाली रहेगी। आप जो कुछ कर रहे हैं, जेब भर रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स की जेब भरने के लिए करेंगे अगर ऐसा करेंगे। मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप जो भी निर्णय लें अपने हिसाब से लें, और इसमें किसी भी शेयर का मैंने नाम लिया है तो मेरी तरफ से उसको कोई रिकमेंडेशन ना समझा जाए, उसको खाली एक अध्ययन का विषय समझा जाए। उस पर आप कोई भी अगर कोई एक्शन करना चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले राय लेकर के कुछ करें। अदरवाइज आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, बिकॉज आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट शेयर। तो अब आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।